एसएमई शेयरों से सावधान हो जाइए, हमारी खास पेशकश है जिसके बारे में हम सुबह भी आपको जिक्र कर रहे थे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा, आप उसी से आइडिया लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हम किसके बारे में और कैसी बात कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर कोई कंपनी सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाती है, सिर्फ 1 करोड़ रुपया, और वो कंपनी करीब 16 करोड़ रुपए का करीब करीब उसका रेवेन्यू है, यानी कि आय है, प्रॉफिट उसका सिर्फ 1 करोड़ रुपया है। अगर वो मार्केट में आए और एक मेरे को 12 करोड़ रुपया रेस करने हैं, पहले तो चलो यहीं पे क्वेश्चन उठता है। फिर 12 करोड़ की जगह और उसको अगर 2700 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपके मन में डाउट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसा ही कुछ हुआ भी है। और मैं जिस कंपनी की बात बोल रहा हूँ उसका नाम मैंने सुबह भी आपको बताया था, इसका नाम रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स के नाम से है। और आप देखेंगे ऐसा ही हुआ है। उस कंपनी को सिर्फ 12 करोड़ रुपए चाहिए थे, 2700 करोड़ रुपए आ गया, और उसका जो लीड मैनेजर है वो स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट है। आप खुद से सोचिए कि जब ये सारी चीज़ें एक नहीं है बल्कि कई और चीज़ है, और भी ऐसी कई कंपनीज है। चलो मैं एक और फैक्चुअल डाटा भी आपके सामने रखता हूँ। मैं एक कार्यक्रम की शुरुआत में भी मेहमानों से भी आपको परिचय कराऊंगा, लेकिन मैं सारे फैक्चुअल डाटा से पहले आपको बता तो दूँ कि देखिए क्या और कैसे हो रहा है। एक और फैक्चुअल डाटा रखता हूँ आपके सामने। 2012 से रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एसएमई के एक्सचेंज का गठन हुआ कि भैया फंड रेज कर लेना, एसएमई को फंड रेज करना होगा। 14,000 करोड़ रुपीस 2012 से 2024 के बीच का डाटा है। 14,000 करोड़ रुपया रेज किया गया। सिर्फ उस 14,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपया 2024 के अंदर रेज किया गया। क्या इस देश में एसएमई की बाढ़ आ गई है? क्या इस देश में एसएमई के क्या अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि करीब 50%, करीब 50% जो पिछले 10 साल में है वो 21 साल में मनी रेज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी आंखों के सामने नहीं बट पीछे पीछे हो रहा है। और उसमें मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक अवेयरनेस की भी कमी है। कुछ हद तक गुमराह करने वाली चीज़ें चरम पर हैं, चाहे वो प्रमोटर से हो, चाहे वो लीड मैनेजर से हो। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम तो बाद में जागे, सेबी भी इस चीज़ पे कंसर्न उठा चुकी है और उसने अपने सर्कुलर नोट में जारी किया कि इन्वेस्टर्स आप सावधान हो जाइए, कुछ गलत प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमने सुबह आपको नाम भी बताए थे, उसमें स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट मार्ट तो लीड मैनेजर का बताया। फिर अभी शेयर इंडिया का मामला आया कि जिसके अंदर एक कंपनी जिसकी आज एक लिस्टिंग होनी थी वो आज लिस्ट नहीं हो पाई। एक बार जरा दिखाना वो जरा ट्वीट दिखाइए पहले, उसके बाद में सारी रिसर्च आपके सामने, मेरे रिसर्च एनालिस्ट भी जुड़ेंगे जो आपको सारी डिटेल बताएंगे। पहले एक बार जरा शेयर इंडिया का ट्वीट दिखाइए, उसको जरा फुल फ्रेम पे दिखाइएगा ताकि मैं आपको उसके बारे में मोटा मोटी बता पाऊँ। और उसकी लिस्टिंग होनी है कल, वो टल गई है पूरी तरह से, मामला टल चुका है। प्रोड्यूसर साहब दिखाइए ना, कहाँ रह गया वो ट्वीट, जरा दिखाइए। तो उसके वो सारे के सारे मैटर्स में ये इंडिकेट हो रहा है साफ साफ कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक्सचेंजेस ने आपसे पूछा, आपके पास जवाब नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं है। ये वो ट्वीट की बात बोल, और ये मैंने नहीं लिखा, ये खुद शेयर इंडिया के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि अर्चित न्यूवुड इंडस्ट्रीज का आईपीओ है, ब्रीफली डिले है ड्यू टू सर्टेन फ्रेश क्वेरीज रेज्ड फ्रॉम एन एक्सचेंज। जो एक्सचेंज ने रेज किया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने मामले को टाल दिया। आपके पास जवाब नहीं था, जवाब होता तो क्या देने में कोई दिक्कत थी? नहीं, देने में कोई दिक्कत नहीं थी, आप जवाब दे रहे थे, लेकिन मामला टल गया। ये एक्सचेंजेस कौन सी है? एनएससी वाली एक्सचेंज भी है। एनएससी ने खुद एक्सचेंज के जरिए ये बताया कि हमने कई रूल्स को चेंज किया है और उसमें फ्रेश कैश फ्लो टू इक्विटी, जिसको ये FCFE बोलते हैं, उसके अंदर चेंजेस करा। 1 सितंबर से वो चेंजेस लागू हो गया है कि अगले पिछले 3 साल के बैलेंस शीट दिखाओ, 2 साल का बैलेंस शीट में फ्री कैश और टू इक्विटी होना चाहिए, तभी हम आपको परमिशन देंगे। ये सारे मुद्दे को आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जरा दिखाइए, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिन पे बातचीत होगी। हमारे साथ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स के फाउंडर पवन कुमार विजय जी हैं, कॉर्पोरेट लॉयर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हम इनसे ज़रा पता करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे मित्र भी हैं और काफ़ी इस चीज़ को कंसर्न की तरह देखते हैं और उनको बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, परहेज़ नहीं होती। और उनका नाम है गौरांग शाह, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जियोजित फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है।
आपने कई बार इन्वेस्टर्स की आवाज़ जब उठाते हैं तो गौरांग भाई को सबसे आगे देखते होंगे। और मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, आप उनको तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, कार के अंदर थोड़ा ट्रैवल करें, लेकिन फिर भी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा JN गुप्ता जी का। सेबी के पूर्व ED हैं, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, कहीं बेचारे ट्रैवल कर रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे नोट पे आके नहीं बोला कि जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है हम ज़रूर आपके सामने खड़े होंगे। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ऊपर आप जो देख पा रहे हैं एक मेरे सहयोगी हैं शरद, उनसे हम थोड़ी और डाटा एनालिसिस करवाएंगे, उन्होंने अच्छे से रिसर्च की हुई है। और हमारे एक रिपोर्टर अनुराग को भी आप देख पा रहे होंगे जो इस समय लोकेशन पर हैं और वो आपको सारी जानकारी देंगे कि ये पूरा माजरा कैसे शुरू हुआ और इस समय उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अनुराग, पहले मैं आपसे शुरू करूं, जरा बताइए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे आप खड़े हैं, सारी जानकारी दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से सेबी ने कहा है और जो शेयर इंडिया के द्वारा भी बताया गया है कि अर्चित न्यूवुड का जो आईपीओ है वो टल गया है। 30 अगस्त से खुलने वाला था लेकिन अब उसे टाल दिया गया है और जो कंसर्न्स रेज की गई है उनके ऊपर अब कंपनी को जवाब देना होगा। जिस तरह से कंपनी का जो मार्जिन है पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ गया, जो पियर्स के मुकाबले, जो कंपनी के पियर्स है रुशिल डेकोर और सेंचुरी प्लाईवुड्स, उनके मुकाबले लगभग दुगना मार्जिन हो गया और ये अचानक पिछले एक साल में हुआ। तो ये कंसर्न जताई गई थी और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी जो पियर्स के मुकाबले जो फोकस है वो कंपनी का पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ा, तो इसको लेकर आगाह किया। और इसके अलावा कल भी सेबी के द्वारा एक रिलीज जारी करके कहा गया है कि पंप एंड डंप का खेल जो है वो एसएमई आईपीओ में हो सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके अलावा अभी जैसे आपने अपने शो की शुरुआत में बताया कि रिसोर्स ऑटोमोबाइल, जिसको 12 करोड़ रुपए की जरूरत थी और उसको 2700 करोड़ रुपए मिले, प्रॉफिट केवल 1 करोड़ रुपया है, मात्र 2 शोरूम है, 8 एम्प्लॉइज है, तो ये सारी चीजें हैं। इसको देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। सेबी ने हालांकि किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ साफ है कि किस तरह से एसएमई आईपीओ के अंदर पंप एंड डंप का खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने भी हमको जानकारी दी जो सेबी के हवाले से। देखिए, सेबी ने उस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी रखी कि भाई प्रमोटर क्या करते हैं, जब भी कोई न्यूज़ आ रही है या फिर कोई चीज़ है, उन्होंने एक मोडस ऑपरेंडी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी स्टडी है इस पर और हमने कई साल की स्टडी की है और स्टडी करने के बाद हमें समझ में आया कि ज़्यादातर का काम एक जैसा ही है कि खबर लाओ, स्प्लिट करो, बोनस दिखाओ, वैल्यूएशन ज़्यादा कर दो, कंपनी के बारे में ज़्यादा न्यूज़ बताओ, ताकि इससे क्या होगा कि जो आपका माल है वो ऑफलोड, जिसको हम अगर ट्रेडिंग की भाषा में बोले माल उतारना कहते हैं, तो माल उतारा जाएगा तो रिटेलर्स बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही तो कंज्यूम कर रहा है, वो सब चीज़ें वही तो देख रहा है और सब वो देख रहा है तो वो फंस जाएगा। ये खुद सेबी का अपनी रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है। खैर, मैं आपके पास और भी सारी चीज़ें रखूँगा। शरद मेरे सहयोगी भी आपको पूरी रिसर्च भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले गौरांग भाई का मैं एक बार ज़रा व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ इस पर, और फिर हम आगे और मेहमानों को जोड़ के उनसे भी उनका व्यू पॉइंट लेंगे। गौरांग सर, एसएमई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएमई हमारे देश की जान है, लेकिन जिस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि कंपनीज अकाप शकाप उनके वैल्यूएशन आ रहा है, अकाप शकाप सब्सक्रिप्शन आ रही है, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से चल के आ रही है, सारा शक खड़ा कर रहा है। इसलिए सेबी को आना पड़ा, एक्सचेंजेस को आना पड़ा। सर, आपका टेक इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी महानुभाव को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो डिम्पी, बहुत ही संक्षेप में रखना चाहूंगा मेरी बात। पहले तो अगर किसी की गलती है तो वो गलती है निवेशक की, क्योंकि आज के तारीख में निवेशक के पास वो सभी औजार उपलब्ध है जिस पर से वो जानकारी ले सके कि अगर वो मन बना लेते हैं किसी आईपीओ में या फिर एसएमई के आईपीओ में निवेश करने के लिए, तो जानकारी उपलब्ध होती है। अगर आप सोशल मीडिया पर, जो कि अनरिकग्नाइज्ड, अनसॉलिसिटेड इंटरनेशनल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर बाकी अन्य जो भी सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटीज है,
वहां से आप जानकारी प्राप्त करके अपने आप को मना लेते हैं कि नहीं ये कंपनी अच्छी है और निवेश करता है, तो सबसे पहले गलती है वो निवेशक की, क्योंकि बिना जानकारी के वो निवेश करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीओ और उसके साथ साथ ऑडिटर्स जो कि उस कंपनी का बही खाता लिखते हैं, इन सभी को मेरे ख्याल से दंडित और अपराधी घोषित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो आईपीओ या एसएमई के आईपीओ आएंगे उनको एक सबक सीखने मिले और ऐसी दंड और फटकार लगानी चाहिए कि कोई इस प्रकार की हरकत करने का विचार भी नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां थी और उन कमियों को मेरे ख्याल से पर्याप्त रूप से जो भी सेबी है या फिर जो भी अन्य संस्थाएं हैं वो और भी इस पर काम करेंगे और सकारात्मक रूप से जो भी जानकारी उपलब्ध करानी है निवेशकों को और अथॉरिटीज को वो कराएंगे। लेकिन 3 साल नहीं, मैं तो कहता हूं 5 साल का आप डेटा ले लीजिए, बिकॉज आखिरकार आप निवेशक का जो मेहनत से कमा गया रुपया है, जो बचत करके वो निवेश करना चाहते हैं, इससे कोई खिलवाड़ ना कर सके। तो अगर किसी की गलती है, सबसे पहले तो निवेशक की है, क्योंकि बिना जानकारी ये निवेश करते हैं। हालांकि आज के समय में बहुत सारे एप्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर आप जाके जानकारी ले सकते हैं पहले कि क्या आपको निवेश करना है या नहीं करना चाहिए इस कंपनी के बारे में वगैरह वगैरह। और मेरे ख्याल से सशक्त रूप से इस पर कामकाज करना चाहिए और नियमों को और सख्त करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपके साथ इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बात को ही कि थोड़ा सख्ती तो होनी चाहिए। जब तक रेगुलेशन सख्त नहीं होगा तब तक बहुत अच्छे से चीज़ों को निकाल के नहीं लेके आया जा सकता। और मैं इसके लिए थोड़ा सेबी का भी थैंक यू करूँगा कि उसने अवेयरनेस के तौर पर ये सर्कुलर फ्लोट करवाया और हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि सेबी की उस बातचीत को दर्शकों तक ले जाएं आप सबकी हेल्प से। मैं इसके लिए थैंक यू सेबी का भी करना चाहूँगा कि ठीक है आप इसको नोटिस कीजिए, रेगुलेट कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से इंस्पेक्टर राज भी नहीं हो सकता, थोड़ा हमको फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन उसका गलत कोई इस्तेमाल ना करे। ये सेबी ने अगर नोटिस किया और वो अवेयरनेस के तौर पर दर्शकों के सामने बात रखना चाहता है तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने समय निकाल के ये बात को आप हमारे लिए इन्फ्लुएंस के तौर पर बता भी रहे हैं। और एक और चीज़, मैं एक और फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखता हूँ, मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करूँगा आपके सामने। 2024 के अंदर 144 एसएमई कंपनीज ने करीब 4,800 करोड़ रुपया रेज किया और 2023 के अंदर 182 एसएमई कंपनीज ने 4,686 करोड़ रुपया रेज किया। कहने का मतलब कि पूरे साल के अंदर जितना पैसा रेज नहीं किया गया था कंपनीज के द्वारा, अब उससे करीब और कम कंपनीज ने आधे ही साल में उससे ज़्यादा पैसा रेज कर दिया। ये क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है तो कानून को तोड़ मरोड़ के चीज़ों को ठीक इधर उधर करके लीड मैनेजर्स या फिर और जैसे भी उनको गाइड करते हैं, भाई प्रमोटर्स को गाइड कर करा के सारी चीज़ें हो रही है, तभी तो इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। नहीं तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पिछले साल का जो पूरे साल का वॉल्यूम था वो इसी साल के आगे 6 महीने में पूरा हो गया। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि जो 12 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ एक साल के अंदर हो रहा है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और रिसर्च आपके सामने रखता हूं, फिर मैं पहुंचूंगा पवन कुमार विजय जी के पास, क्योंकि वो अवेयरनेस, वो जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं गौरांग सर भी, जिसके बारे में मैंने भी आपको हिंट किया, उस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या पॉइंट्स है अवेयरनेस के, वो भी रखेंगे। लेकिन पहले शरद, हमको जरा पूरी डिटेल बताइए रिसर्च करके कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पे उनकी लिस्टिंग हुई, कौन कौन के लीड मैनेजर थे, लिस्टिंग गेन क्या हुआ और अभी उसकी हालत क्या है। जी बिल्कुल, एसएमई स्पेस से जो दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वो है आपका रिसोर्स ऑटोमोबाइल। आज लिस्टिंग हुई, लेकिन इसके पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ पे 12 करोड़ की आईपीओ थी और जो सब्सक्रिप्शन आया था वो 2700 करोड़ रुपए का आया था, यानी कि सब्सक्रिप्शन 400 गुना से ज़्यादा आया है। देखा जाए तो आज लिस्टिंग हुई कंपनी में और ऑलमोस्ट 90% ग्रे मार्केट प्रीमियम था, पर आज जो है सपाट लिस्टिंग हुई और अब जो है नेगेटिव में जो है ट्रेड कर रही है कंपनी के सिर्फ 2 शोरूम और 8 एम्प्लॉय हैं और वो भी शोरूम ओनरशिप पे नहीं है। यामाहा का शोरूम है एनसीआर के रीजन में। बहुत सारे ऑफकोर्स फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के भी सवाल उठते हैं इन कंपनीज़ की जो अपने एसएमई आईपीओज़ में आ रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस इश्यूज़ भी थे जहाँ पे सेबी ने अनकवर किया था फाइनेंशियल मैनिपुलेशन और उनकी ट्रेडिंग भी बैन हुई है, जैसे कि वेरेनियम क्लाउड, एड शॉप, ई रिटेल, जहाँ पे
जो है इरेगुलरिटीज़ पाए गए हैं। इसके अलावा हमने जो है कुछ रिसर्च की कि 2024 में कौन से की लीड मैनेजर्स हैं जहाँ पे लिस्टिंग गेन तो बहुत अच्छा हो, लेकिन आज उनके जो प्राइसेस है आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हेम सिक्योरिटीज़ के जो है 2 कंपनीज़ हैं एसएमई के, एक चेतना एजुकेशन जिसका लिस्टिंग इन 22% था, अब जो है स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में है, आईपीओ के भी नीचे आ गया है। टीजीआईएफ एग्री बिजनेस में 50% का लिस्टिंग गेन था, लेकिन अब 6% गिर चुका है उनके आईपीओ प्राइस से। इसके अलावा स्वास्थ्य का इन्वेस्ट स्मार्ट करके लीड मैनेजर है, जिनके स्टॉक श्री स्वामी मेटल्स यहाँ पे देखें तो लिस्टिंग गेन 100% था, लेकिन अब जो है करेंटली नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है अपने आईपीओ प्राइस से। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स में जो होती है यूफोरिया बहुत रहती है, लिस्टिंग गेन्स होती है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स नहीं रहती है या मैनिपुलेशन होता है तो उसके कारण स्टॉक जो है अपने फंडामेंटल से आगे चली जाती है। तो अब जो है वही स्टॉक्स हमें अब बता के आ रहे हैं कि वो अब आईपीओ प्राइस से नीचे आ चुके हैं। तो ये जो थी एसएमई की डेटा थी जो मैंने आपको प्रस्तुत की। ठीक है शरद, शुक्रिया, अच्छे से आपने सारी चीज़ों को नोटिस भी करवाया। ये रिसर्च का जो डेटा है ना धीरे धीरे करके चलाते रहिएगा स्क्रीन पर, ताकि किसी से भी कोई मिस ना हो। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हम आपके सामने सारे फैक्चुअल डाटा रख रहे हैं, हम सेबी की रिपोर्ट रखते हैं, एनएससी का सर्कुलर रख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। फैसला आपको करना है, हम आपके हितैषी हैं, इसलिए पिछले 1 हफ्ते से हमने तो कोई आपको आईपीओ नहीं बताया, और जहाँ तक मेरी याददाश्त है हमने आपको एसएमई आईपीओ के बारे में जानकारी भी नहीं दी ज़्यादा, और अगर दी भी होगी तो डंके की चोट पे सारी कंप्लायंस को चेक करने के बाद दी होगी। तो हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई आप ट्रेड कम करो, अच्छे से ट्रेड करो, साफ सुथरा ट्रेड करो, और अगर गलत भ्रांति को लीड मैनेजर बिठा रहा है, अब देखो ना, आप शेयर इंडिया ने, अच्छा आप मेरे को बताओ, अब आपने लिख तो दिया कि हम इस मैटर को डिले कर रहे हैं, दिखाना एक बार जरा ट्वीट शेयर इंडिया वाला, और मैं आपको इनके शेयर के प्राइस भी दिखाता हूँ। उन्होंने ये तो कर दिया, मैसेज तो दे दिया कि भैया आप ये देखिए हम इसको डिले कर रहे हैं। उस कंपनीज की प्रमोटर को अब आप क्या जवाब दोगे कि जी हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम जरा उनके जवाब दे देंगे। तो आपके पास अगर जवाब रेडी होते तो आप अभी दे देते, तो इसका मतलब आपको रेडी नहीं है आपके पास जवाब, और लास्ट मोमेंट पे 30 तारीख को इसकी होना है, लिस्टिंग होना है इसकी, और आप उससे जस्ट पहले इसको वापस डिले कर रहे हो, इसको आपको जवाब देने का समय चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ उस कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको, 1 मिनट के लिए आप जरा देखिएगा। इस शेयर, पूरी मार्केट चली, सारी ब्रोकिंग वाली कंपनीज चल रही, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके शेयर के प्राइसेस जरा चेक करवा रहे, तो मैं आपकी स्क्रीन पर ही ये देखिए पूरा का पूरा फॉल है। दिखाइए एक बार जरा मेरी स्क्रीन भी आप, तो आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। और ये शेयर करीब मैं आपको डेट भी बताता हूँ, 27 फरवरी को था करीब 400 रुपये का शेयर, ये शेयर इंडिया का चार्ट 400 रुपये का था, और आज इसकी कीमत है करीब 287 रुपये। नॉन स्टॉप फॉल है। आपने तो बहुत अच्छे आईपीओस लेके आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गौरांग सर ने भी पॉइंट उठाया ना, कि इसमें जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उनको दंडित करना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, और थोड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहिए। एक काम मैं करता हूँ, जरा पवन सर के पास आ जाता हूँ। पवन सर, अभी हम अवेयरनेस और दंड दोनों की बात बोल रहे हैं, अवेयरनेस भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। अवेयरनेस और दंड दोनों के बारे में आप बता दीजिए सर, आपका टेक क्या है? स्टडी आपने कर लिया होगा पूरा मैटर। देखो डिप्टी ना, मैं पहले ना एक थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड बताऊंगा। जिस तरह से ये इशू रेज हो रहा है वो थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है कि दी एसएमई मार्केट इज बैड और एसएमई आईपीओ इज बैड। मेरा सजेशन ये है कि हमें थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि जब एसएमई आईपीओ का इशू स्टार्ट हुआ तो 2012 में, तो उसका पर्पस था कि जो कंपनियां पी और बीसी से फंड रेज नहीं कर पाती वो कंपनियां इसमें जाएं, और इसीलिए जब रूल बने तो ये बनाया गया कि इसको बड़े या तो क्यूआईपी रूट से जाएंगे, बुक बिल्डिंग रूट से, या उसमें दूसरा कंडीशन थी कि मिनिमम 1 लाख रुपए का लॉट होगा, तो छोटे शेयर होल्डर इसमें नहीं आएंगे। अब क्या हो गया है कि अगर आप पूरा इशू देखोगे तो मैंने स्टडी किया आज कि जो एसएमई आईपीओ के शेयर्स हैं उनका पी परसेंटेज कितना चल रहा है, कितना मल्टीपल मिल रहा है उनको, तो वो 18 से 20% है। और जबकि मेरा मेन बोर्ड के जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मेरा पी चल रहा है 30 का। तो मैं पी लेवल पे मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है कि ओवर वैल्यूड है। प्रॉब्लम केवल एक ही आ रही है कि जो इस समय सब कुछ हो रहा है वो हो रहा है लिस्टिंग गेन का एडवांटेज। और ये क्या हुआ कि इट वाज नॉट प्रिज्यूम, एक सिस्टम ऐसा बन गया, उसमें बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं, लाइक असवा। अब असवा में क्या होता है,
आप पैसे डाल दो, आपके पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं और 2-3 दिन में वो पैसे अगर आपको शेयर अलॉट हो गए ठीक है, नहीं तो फिर फ्री हो गए, फिर आप किसी कंपनी में लगा दो। बड़े बड़े फैमिली HNI जो लोग हैं उन्होंने पैसे लगाने चालू कर दिए। तो जो लिस्टिंग गेन है जो 70 और 80% का एवरेज आ रहा है पर एवरेज अगर मैं लेके चलूं, वहां पे वो कल्प्रिट है, ना कि कंपनीज और उनकी बाकी चीजें। इस लिस्टिंग गेन के कारण क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, मल्टीप्लायर ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि लोग इसको लॉटरी समझ रहे हैं। और जब लॉटरी समझ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वो इसमें बॉदर भी नहीं कर रहे कि मेरे 2 में नुकसान हो जाएगा और 2 में लॉस प्रॉफिट होगा, तो वो उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरा इशू क्या है कि जो इन्वेस्टर है, हमने गुरंग भाई की मैं बात सुन रहा था, हमें ना इन्वेस्टर की गलती हमेशा नहीं माननी चाहिए। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर को जब अपना पैसा लगा रहा है देखता है, पर यहाँ फोमो कंसेप्ट चलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट चलते ही फियर और ग्रीड पे, तो एक आदमी को लगता है अरे मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने पैसे नहीं लगाए, तो वो ट्राई करता है कि अगली बार ना छूट जाए, तो उसमें लगा दे। तो ये एक मार्केट में एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया है जिसमें मैनिपुलेशन भी हो सकता है, लेकिन इतना मैनिपुलेशन नहीं हो सकता कि हर आदमी हाँ पैसे लगा रहा है। आपने मांगे 20 करोड़ रुपए और आपको मिल रहे हैं जी। 500 करोड़ रुपए। नहीं पवन सर, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, अच्छा मेरे को तो खुशी होगी कि हमारे देश के एसएमई कंपनीज के पास पैसा है, हमको तो और खुशी होगी क्योंकि हमारा देश तो वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री है, एसएमई रीढ़ की हड्डी है। चाइना ने प्रूव करके दिखाया कि कैसे एसएमई के दम पर इतनी बड़ी इकोनॉमी को खड़ा किया जा सकता है। मैं आपके 100% एग्री हूँ आपके पॉइंट के साथ कि कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, यूनिवर्स को ख़राब नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें छांटने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा कंप्लायंस की ज़रूरत है। मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं। और गौरांग सर ने भी एग्जैक्टली वही बात बोली है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको दंडित कीजिए, सभी को नहीं। जो लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में डाटा फंचिंग हो रही है, जिसको पता लग रहा है, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके बारे में कीजिए। मेरे साथ गुप्ता जी भी हैं, पूर्व ईडी हैं, उनसे बातचीत होगी। गुप्ता सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरे को पता आपकी व्यस्तता थी, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आपको पता ही है सेबी का इस सर्कुलर के बारे में कि भैया एसएमई कंपनीज़ के अंदर वो खुद वार्न कर रहा है इन्वेस्टर्स को, थोड़ा बी अवेयर, सावधान, थोड़ी गलत इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो रही है तो आप थोड़ा ध्यान रखना। खुद एक्सचेंजेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, पहले वो कैप लगा रहे हैं 90% का, फिर कह रहे हैं कि हम फ्री कैश वगैरह बढ़ाना चाहते हैं। सर, इस बारे आपका टेक चाहिए। पहले तो शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। दूसरा, मिस्टर गौरांग जी ने और पवन जी ने सारी बातें रखी हैं, बहुत अच्छी तरह रखी हैं। मुझे बहुत पहले का एक वीडियो जो था जसपाल भट्टी का, वो याद आता है। जसपाल भट्टी ने एक पानीपुरी के यहाँ पानीपुरी खा रहा था और उसको वो आईपीओ करने की सलाह दे रहा था कि तुम आईपीओ करो, तुम्हें ये हो जाएगा। तो जो आपने 2 मोटरसाइकिल शोरूम की बात बताई है, वो बिल्कुल फिट होती है वो जसपाल भट्टी के उस आईपीओ वाले से। यहाँ सवाल सीधा सा ये है, जैसा पवन ने बोला कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि एसएमई बंद करो, एसएमई खराब है। एसएमई बहुत अच्छे हैं क्योंकि एसएमई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बड़ी कंपनियां बनती हैं, छोटे से स्टार्ट होकर बनी बनती हैं। यहाँ सवाल इस तरह है कि फिल्टर कैसा होना चाहिए कि हम मार्केट में वही चीज छांट बीन के लाएं जो सक्षम हो, जो अच्छी हो। और वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पहली तो मर्चेंट बैंकर की, और या मर्चेंट बैंकर से पहली तो एसएमई की खुद की, कि क्या मैं इस लायक हूं कि मुझे लिस्ट करना चाहिए, पब्लिक का पैसा लेना चाहिए। दूसरी मर्चेंट बैंकर की, तीसरी स्टॉक एक्सचेंजेस की। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो कॉन्सेप्चुअली एसएमई सेगमेंट कभी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए था नहीं, क्योंकि ओरिजिनली 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 साल में जो 10,000 12,000 हुआ करती थी, वो 1 लाख रुपए हो गई है। क्योंकि 2010-11 में इंडेक्स जो था बीएसई सेंसेक्स 8,000 या 9,000 हुआ करता था, वो आज 80,000 है। तो उस हिसाब से मार्केट में चेंज आना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा जरूरी है कि जो हमारे इन्वेस्टर, जैसे गौरांग जी ने बोला कि आप कितनी भी एजुकेशन कर लो,
जब तक इन्वेस्टर एजुकेशन को समझ के ये नहीं डिसाइड करते कि हाँ मुझे अपनी रिस्क को कंट्रोल करना है, वो नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप देखो, मार्केट में हम सब सब्जी खरीदने जाते हैं, आप लोग जो सब्जी खरीदते हैं, एक एक पीस सब्जी को उठा के उसको इवेल्युएट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के टाइम उनको सारी वो जब चली जाती है, वो कुछ नहीं करते हैं, वो उसको भूल जाते हैं। ओह ठीक है, एक बार हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं गुप्ता जी से, थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने भी वही बात बोली जो एग्जैक्टली चर्चा का विषय है। पवन जी आपने भी वही बात बताई। मैं एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ जो आपने पॉइंट उठाया सर। 518 कंपनियां एसएमई के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुई बीएससी के अंदर, उसमें से करीब 185 कंपनी माइग्रेट होगी मेन बोर्ड के अंदर। परसेंटेज निकलता है करीब 35% कंपनीज। तो 35 कंपनीज देश की बड़े बोर्ड के अंदर आई हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमें चाहते भी हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन कुल मिला के सारी बात यही है कि अगर हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं, शरारती बच्चे हैं उनको पनिशमेंट दो, अच्छे बच्चे हैं उनको रिवॉर्ड करो। क्लास में पढ़ना जरूर है, क्लास लगानी जरूर है, क्लास में होना भी जरूर है, लेकिन पनिशमेंट वाले को पनिशमेंट दो और पढ़ाई वाले बच्चों को रिवॉर्ड करो। पवन जी यही बात थी आपकी, और यही बात गौरांग भाई आप भी कहना चाहते हो, और यही बात हमारा भी कहना है, और यही बात इनफैक्ट सेबी का भी कहना है। ठीक है ना पवन जी? बराबर है, ठीक है। गौरांग भाई भी इस बात से एग्री करते होंगे, और गुप्ता जी भी हमारे पास आ ही गए वापस। हालांकि उन्होंने जो बात बोली मैं उसको सर माथे पे लगाता हूं, और उन्होंने बात बिल्कुल सही बोली कि भाई एसएमई की गलत छवि नहीं जाए, और हमारा भी ऑब्जेक्टिव एसएमई को गलत छवि पे नहीं लेके जाना, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं इस एसएमई की आड़ में उन तक जरूर एक क्वेश्चन उठाना हमारा कर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। तो मैं अपने जर्नलिस्टिक कर्म को ये पूरा कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। गौरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला शॉर्ट नोटिस पे। पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अच्छे से गाइड करने के लिए। गुप्ता साहब हमेशा आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आज फिर से करूंगा आपका। आप बहुत ही अच्छे सज्जन आदमी हैं, आपने हमको अच्छे से गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। मैं अपने रिपोर्टर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग का, काफ़ी मेहनत से आज सुबह से इस स्टोरी पे लगे हुए हैं, धूप में घूम रहे हैं, और मैं अपने रिपोर्टर का और साथ रिसर्चर का भी शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, सचेत रहिए, सावधान रहिए, बस ये हमारा कहना है। नमस्कार।